नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हमारे इस शो में जिसका नाम है पॉइंट ब्लैंक। मैं आदिल मोहम्मद आपके सामने फिर एक बार वसी अहमद नुमानी साहब के साथ हाजिर हूँ। हम आज इस पॉइंट ब्लैंक के एपिसोड में बात करने वाले हैं बैटल फॉर जस्टिस। ये नाम सुनने के लिए इतना ताकतवर लगता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के माहौल में इसमें सही ताकत डालने की जो ज़रूरतें हैं, जिस तरीके के पैरामीटर्स की ज़रूरत है, मैं उससे समझने के लिए और उसको एलॉबरेटली डिस्कस करने के लिए मैं दावत देता हूं वसी अहमद नुमानी साहब को। वसी अहमद नुमानी साहब, आपका इस्तकबाल है मेरे इस शो में जिसका नाम है पॉइंट ब्लैंक। आपका इससे पहले भी हमने आपके साथ पॉइंट ब्लैंक में एक शूट किया जो रिजर्वेशन पे था, फ्लॉज ऑफ आवर रिजर्वेशन पॉलिसी। लेकिन आज एक अजीब दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है। हम देखते हैं कि जुडिशरी होने के बावजूद, हमारे सिस्टम्स इन प्लेस होने के बावजूद, हमारी गवर्नमेंट की एक हद तक एक नीयत भी होने के बावजूद, पार्लियामेंट में शोर गुल होने के बावजूद, लगाम कसने में, किसी भी क्राइम को, किसी भी चीज़ को लगाम कसने में बहुत रुकावटें होती है। एक सवाल ये है, मगर इससे पहले मेरा ये सवाल ये होगा कि आप किस तरह समझते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा जो लीगल ढांचा है, जुडिशरी का ढांचा है, कितना मजबूत है? सबसे अहम बात पहले ये, फिर इनकी नीयतों से जो हो रहा है उसके बारे में बताइए। देखिए, जहाँ तक लीगल ढांचे की बात है, उसकी शुरुआत होती है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मेनली ये ढांचा दर हकीकत मजबूत है, कोई शुबा नहीं है। लेकिन जिस तरीक़े से इस ढांचा को काम करना चाहिए, ये ढांचा काम नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा है, ये बहुत अहम है कि उनके ऊपर कुछ इस तरह के दबाव या कुछ इस तरह के मसाइल हैं कि जुडिशरी में सब कुछ ठीक करने की कोशिश के बावजूद सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। मगर ये बात ईमानदारी की है कि हिंदुस्तान में जो गवर्नेंस के सिस्टम है, किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में 3 ही मेन पिलर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। इन तीनों पिलर्स में से सबसे अहम रोल जुडिशरी अदा कर रही है आज भी। और लोगों का एतमाद और भरोसा जुडिशरी पर है। लोग जजेस को अभी भी भगवान समझते हैं और नौज़ुबिल्लाह ना खुदा समझकर उन पर यकीन करते हैं। मगर कानून के तालिब इल्म की हैसियत से आदिल भाई ये बात कहूँगा कि जुडिशरी के कुछ सिस्टम ने या कुछ लोगों ने जुडिशरी को बज़ाते ख़ुद बहुत डैमेज किया है, बहुत डैमेज किया है। इसमें मैं इशारतन नहीं, खुल के बात कहना चाहूँगा। हिंदुस्तान की तमाम परेशानी और तमाम मसाइल के ज़िम्मेदार 3 ड्रेसेस हैं। 3 ड्रेसेस, 3 लिबास हैं। और हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए भी यही 3 ड्रेस चाहें तो कुछ कर सकते हैं, वरना खुशहाल बना सकते। वो 3 ड्रेसेस क्या हैं? काला ड्रेस, जिसमें मैं शामिल हूँ, वकील और जजेस। दूसरा, काले ड्रेस की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरा है खाकी ड्रेस, जिसमें पुलिस की अथॉरिटी और इंतज़ामिया आते हैं। चौथा है खादी ड्रेस, जिसमें लीडर्स आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, वज़रा आते हैं। अगर हिंदुस्तान को हम खुशहाल देखना चाहते हैं और हमारी नीयत खुशहाल देखने की है, ये 3 ड्रेसेस अगर ईमानदाराना तौर पर पूरे खुलूस के साथ हिंदुस्तान के दस्तूर, हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक काम करें, तो हिंदुस्तान दुनिया के पावरफुल, खाली नहीं कह रहा हूँ,
पावर तरीन मुल्कों में से हो सकता है, यहाँ तक कि जो अपने को सुपर पावर कर रहे हैं उनको भी ये रास्ता दिखा सकता है हिंदुस्तान, इन 3 ड्रेसेस के ठीक से काम करने की वजह से। यही 3 ड्रेसेस ऐसे हैं जो ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, ठीक से काम नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन अब मैं ये बात अर्ज कर दूँ, जी हाँ बताइए। पुलिस का जहाँ पर रोल और किरदार है, आम तौर पर देखिए जो गरीब है, जो परेशान हाल है, पुलिस का क्या रवैया है, जी या जो तबका कमज़ोर है मज़हब के एतबार से या इक़्तिसादियात के एतबार से, पुलिस का रवैया क्या है। ठीक इसी तरीके से अगर आप आ जाइए खादी वर्दी के लोग, जो नेता लोग हैं, उसमें मैं अपने को भी शामिल करता हूँ। ये खादी वाले लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दस्तूर की हिफाजत, कानून की हिफाजत के लिए जितना किया जाना चाहिए अगर ये करें तो हिंदुस्तान जन्नत नशा हिंदुस्तान बन सकता है। इसी तरह जुडिशरी में वकला हजरात अगर कानून के मुताबिक सब काम करें तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई मसला ही नहीं रह सकता। ये तीनों के आपस में ठीक से तालमेल नहीं होने की वजह से, या दिमाग और शऊर जो होना चाहिए ईमानदारी से दस्तूर और कानून के मुताबिक काम करने का, ये तीनों ड्रेसेस काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हिंदुस्तान का ये मसला बहुत ज़्यादा है। इशारतन मैं खाली कहना चाहूँगा जिसे आप समझ सकते हैं। जुडिशरी की ऐसा नहीं है कि जुडिशरी में ईमानदार जजेस नहीं हैं, बहुत अच्छे ईमानदार जजेस हैं, लेकिन ये भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस के ऊपर तक इल्जाम लोगों ने उंगलियां उठाई हैं और सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने है, उठाए। बिल्कुल डोमेन में है। देखिए जजेस अगर उंगली उठाने के दायरे में आ जाते हैं, तो मुल्क का और जो है अगर खाकी कोई भी, ये तीनों ड्रेस में से कोई भी उंगली उठाने के दायरे में आ जाता है, तो अब ये समझिए कि सब कुछ ठीक नहीं है और मुल्क के लिए बहुत ही ख़तरा है। मगर सवाल ये है कि यही तीनों शाख या तीनों ब्रांचेस हिंदुस्तान को चला भी रहे हैं। उनमें से नंबर 1 जुडिशरी है। ये शुक्र अदा करना चाहिए कि अभी हमारा एतमाद और यकीन मुतज़लज़ल नहीं हुआ है, हिला नहीं है, लर्जा नहीं है। अगरचे हम देख रहे हैं लोअर लेवल पे भी बहुत ज़्यादा उन्वानी है। अगर इसको ठीक होना है तो ठीक से ही तीनों आर्गन को काम करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है इस वक्त, मगर इसके बावजूद भी कम से कम सुप्रीम कोर्ट को कहा जा सकता है, हाई कोर्ट, कुछ हाई कोर्ट को कहा जा सकता है, इन लोगों ने हिंदुस्तान के में कानून की हुक्मरानी को बहाल और बचा के रखा है, इसमें कोई दोबारा। नुमानी साहब, आपकी जो बात है इसमें बहुत सी मायूसी है और आप जो कह रहे हैं वो बहुत हद तक बजा है, लेकिन हमारा जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा जुडिशल सिस्टम है, जैसे आपने कहा कि अब तक हम ये कह सकते हैं कि ये बचा हुआ है और इस पे लोगों का यकीन है, लोग इस पे जो है भरोसा करते हैं आज भी। ये अगर हम इसको माने कि हाँ आज हमारा जुडिशरी सिस्टम, हालांकि उस पर उंगलियां, कुछ लोगों पर उंगलियां उठाई जाती हैं, ये किस हद तक कामयाब होगा अगर इसमें सुधार, सही सुधार हो और स्ट्रिक्टली इसको कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में जिस तरीके से होना चाहिए अगर ये काम करना शुरू करें तो किस किस्म के बदलावों की? एक बात ईमानदारी से मैं मानता हूँ, एक कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से भी, सियासी और समाजी तौर पर एक इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी बता रहा हूँ कि ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस का जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, उस अपॉइंटमेंट में मेरिट को किनारे करके असर व रसूख को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये इल्ज़ाम सही है, मैं नहीं जानता किस हद तक सही है जो इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, अगर असर का, रसूख का, दबाव का असर है अपॉइंटमेंट में, तो नतीजतन इसका असर जजमेंट देने में, केसेस को ठीक से डिसाइड करने में ज़रूर असर पड़ेगा। जजेस पे ये भी असर होता है, दबाव डाला जाता है कि जो कुछ गवर्नमेंट के किसी ख़ास नज़रिए में बात होती है, फ़ायदे की बात हो सकती है या नुकसान की बात हो सकती है, तो पता नहीं क्यों जजेस के जहन में ये बात आती है कि हमें इसका ध्यान रखना चाहिए।
ख़ास तौर से जुडिशरी में जो बहुत ही एक नामुनासिब सा सिस्टम चला है, कंपल्सरीली तौर पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जजेस को, हाई कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जजेस को बड़े बड़े कमीशन का काम दे दिया जाता है। इंसान है जजेस आखिर, तो कभी कभी ये एहसास होता है कि इंसान होने के नाते उनके जहन में ये तो बात नहीं आ जाती है कि चलो अभी ठीक से काम करो, अथॉरिटी को ध्यान में रखो, रिटायर होते ही कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, इसलिए मेरी मांग होगी कि जजेस का टर्म पूरा हो गया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के, बस ख़त्म, उनको फर्दर आगे एक्सटेंशन दे के, जैसे नेशनल कमीशन माइनॉरिटी बना दिया, जैसे नेशनल कमीशन फॉर रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर बना दिया, जैसे बहुत से और भी लॉ कमीशन बना दिया। इन सब चीज़ों पे जजेस के रिटायरमेंट होने के बाद जो फिर उनको वो दिया जाता है, एक्सटेंशन दिया जा रहा है, ये ख़ुद जज साहिबान की सेहत के लिए, जुडिशियल सेहत के लिए मुनासिब नहीं लगता है, और जो जजेस बैठे हुए हैं फैसला करने में कहीं कहीं इसका दबाव लगता है कि हो जाता है, इसको ख़त्म करना चाहिए। तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं जब वो सर्विस में होते हैं या आखिर स्टेजेस में होते हैं सर्विस के अपने, वो उनके जहन में ये होता है कि अगर मेरा परफॉर्मेंस इन लाइन विद द अथॉरिटीज़ और इन लाइन विद द मास्टर्स ऑफ द टाइम हो, तो शायद मैं जब रिटायर होऊंगा तो मुझे कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। ये दबाव होता है उनके जहन। दिल भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन जजेस के दिमाग में है या होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ जब ये एक रिवाज चल गया, सिस्टम चला, तो इस बात का शुबा है कि इंसान की कमज़ोरी है, वो सोच सकते हैं इस चीज़ को कि हम ठीक ठाक अगर सब कुछ रखेंगे, अब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो फर्दर हमको चांस मिलेगा। ये जुडिशियल सिस्टम के नॉर्म के ख़िलाफ़ है, इसको नहीं होना चाहिए। मेरा जो जहन है, अब जिस किस्म की बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि क़ानून होता है और आइन है, ये सारा मैकेनिज़्म इसलिए बनाता है कोई मुल्क, जैसे हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये माना जाता है। मेरे से माजिद मेमन साहब ने भी मेरी पहली जो सीरीज़ थी बदलेंगे देश बदलेगा पर, उन्होंने कहा था कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को, उस वॉल्यूम को दुनिया के किसी भी हिस्से में जाते हैं तो अपने साथ रखते हैं बड़े फ़ख्र से कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना ताकतवर है और इतना लॉजिकल और इतना प्रोटेक्टिव है कि इंसानी हुकूक़ की पूरी निगरानी और उसको जो है संभाल कर रखने में कामयाब होता है, और सारे पैरामीटर्स को, लीगल सिस्टम को और डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इन सारी चीज़ों की हिफाजत करने की ताकत है और सही चलाने की ताकत है। तो फिर इतनी ताकतवर कॉन्स्टिट्यूशन बुक को और इतने ताकतवर सिस्टम को ये छलांग कैसे देते हैं? देखिए, लॉ का अच्छा होना, कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा होना, ये मेकर की खुसूसियत है जिसने बनाया इसको, जो राइटर्स, ऑथर्स ऑफ द राइट, कॉन्स्टिट्यूशन, या जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसकी खुसूसियत है कि अच्छे से अच्छा कानून दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को या उस कानून को ठीक से लागू नहीं किया गया, ईमानदारी से उसको उस तरह से नहीं फैलने दिया गया आवाम की निगाह में जिससे कि उनको फ़ायदा मिल सकता है, तो अच्छा कानून भी, अच्छा दस्तूर भी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत वावेला हुआ दिल्ली के एक रेप के केसेस में, और जस्टिस वर्मा कमेटी या कमीशन ने एक कानून बना के दिया, तरमीम बन के दिया। उसकी रिपोर्ट भी देखिए, वो जस्टिस वर्मा साहब बहुत ही लर्नेड, नहीं देखिए मैं जो कहना चाहता हूँ, वो बहुत ही लर्नेड और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कमीशन बनी, बहुत से तरमीम भी आए। कानून कोई भी बना लीजिए, अब तक जितने कानून हिंदुस्तान में बने हुए हैं फौजदारी के, वो इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है कि उसको कानून के स्पिरिट से इम्प्लीमेंट किया जाए तो जुर्म का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने बहुत तब्दीली की, बहुत अच्छे कानून बनाए, कानून बहुत अच्छे अच्छे फर्दर बनाते जाएं, लेकिन इंसान के दिमाग को, जहन को अगर तब्दील आप नहीं करेंगे, कोई कानून ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। जहन को बदलने से क्या मतलब है? आपका रख रखाव जो माना रखते हैं, मिनिस्टर्स हैं, वज़रा हैं, जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, IAS IPS ऑफिसर हैं, जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, उनका रहन सहन, उनका कैरेक्टर, किरदार, उनकी बातें, उनके अबरू, उनका रख रखाव,
اگر اس حساب سے نہیں ہے کہ جس سے کہ لوگ نصیحت حاصل کر کے عوام نصیحت حاصل کر کے اپنے آپ کو بدل سکیں، کوئی قانون بناؤ گے کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے کو، اس لیے کہ عوام جو حکمراں ہیں ہندوستان کی وہ کیا دیکھتی ہے؟ وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ آدمی کل فٹ پاتھ پہ چلتا تھا، آج ایم ایل اے ایم ایل سی ہو گیا ہے، 3 4 گاڑیاں ہیں، جج صاحبان ہیں، ٹھیک ہے، کل تک ان کے پاس صرف 1 کوٹھی تھی، آج ان کے بچوں کے پاس 5 6 کوٹھیاں ہیں۔ جب یہ سب باتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو عوام یہ دیکھتا ہے، عوام کی نگاہ میں یہ بات ہوتی ہے یہ لوگ اتنا ترقی کر گئے، اصول پسند بھی بدلتے ہیں، اصول کے رہنما بھی بنتے ہیں، یہ سب جو ڈسپیرٹی لوگوں میں عوام میں پھیلتی جا رہی ہے، یہ کوئی بھی قانون بنا دیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرنے کے لیے تیار ہے کہ قانون تو بن چکا ہے، قانون ان کے لیے بھی ہے، لیکن ان کی خوشحالی، ان کا بڑھنا، ان کا آگے چلنا اور نیچے کی غربت کو بڑھتے جانا، کرپشن کو پھیلتے جانا، ضرورت کو پھیلتے جانا، اس میں جو تضاد پیدا ہوتا ہے وہ کسی بھی قانون کو ٹھیک سے امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتا، اور جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں وہ قانون کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ معاف کیجئے گا، میں بنیادی طور پر فوجداری کا وکیل ہوں، اور خاص طور سے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کا کی جو ذمہ داری پولیس کے اوپر ہے، ان سب سے روزانے کا سابقہ پڑتا ہے، اس حساب سے میں بتاتا ہوں کہ جرم کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ لگے جرم کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آج کیا سسٹم ہو چکا ہے؟ آج سسٹم یہ ہو چکا ہے کہ پہلے جرم کیا جانا ہے تو ایریا کو چن لو، ایریا کو چن لیا کہ فلانے ایریا میں اس جرم کو دکھانا ہے، پھر یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس ایریا کے ان لوگوں کو جرم کرتے ہوئے کاغذ پر دکھانا ہے، آدمی چن لیے جاتے ہیں، اور تب اس کے بعد ایریا اور آدمی کے حساب سے گواہوں کا تعین ہوتا ہے، ان کا چشمدید گواہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور پھر گواہوں کو نگاہ میں رکھ کر ثبوت اکٹھا کیے جاتے ہیں۔ آپ کیا قانون بنائیں گے؟ کوئی بھی قانون بنا دیں گے، کیا جرم کو آپ ختم کر سکیں گے؟ جرم کو تو کریٹ قانون کو امپلیمنٹ کرنے والا کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ کیوں نہیں آپ قانون بنا کر کے روز کوئی بھی بات ہو قانون بنا دو، روز کوئی بات ہو قانون بنا دو۔ ہندوستان کا قانون ہندوستان کے جرم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ کسی بھی معصوم کو پکڑا نہیں جائے، اسے ٹارچر نہیں کیا جائے، کسی بھی مجرم کو چھوڑا نہیں جائے۔ مجرم جو بڑا دبنگ مجرم ہے اس کو پکڑنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہمت ہوتی ہے؟ کہ وہ خبر بھیجتا ہے، خبردار اگر تم نے ہمارے اوپر ہاتھ ڈالی تمہاری فیملی کے ان کو ہم ختم کر ڈالیں گے، یا ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے سر؟ نتیجہ یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مجرم چھوٹ جاتا ہے، اور سرکار کے اوپر سے جو دباؤ پڑتا ہے، عوامی دباؤ، کہ ارے جرم ہوئے اتنا دن ہو گیا لیکن کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے، تو گرفتار کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی معصوم کو، کسی بھی بھولے والے کو، کسی بھی ترقی کرتے ہوئے نوجوان کو پکڑ کے خانہ پوری کی جاتی ہے کہ یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا۔ کیا میڈیا، آپ خود میڈیا کے بہت بڑے آدمی ہیں، کیا کسی جگہ کوئی جرم ہو یا نہ ہو نام نہیں آ جاتا کہ فلانے کا فلانے کا فلانے کا؟ کیا یہ قانون کے لاگو کرنے کا طریقہ ہے؟ کیا ہندوستان سے جرم کو ختم کرنے کا طریقہ ہے؟ نہیں ختم کر سکتے ہیں اس طرح سے جرم کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مجرموں کو چھوڑو نہیں کسی بھی قیمت پر، معصوموں کو چھوؤ نہیں کسی قیمت پر، انصاف ہو جائے گا، قانون اور انصاف اپنا کام کرے گا۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں اس میں سچ بات تو یہ ہے کہ ماحول ہندوستان کا ماحول